नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 14 जुलाई 2020 है, दिन है ट्यूसडे। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो वुड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है जंगल। आप इसको जीवन के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि जीवन में जब भी कोई दो ऑप्शंस उनके सामने आए तो उन्होंने उस ऑप्शन को, उस रास्ते को चूज किया, उस रास्ते को चुना जो रास्ता बहुत ही कम लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर आपने ये सोचा कि आप आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका अलग रास्ता है, नहीं। राइट? अगर आपने बैंक मैनेजर बनना है, जो भी, राइट, आर्मी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स, वॉट एवर इट इज़, बिजनेस खोलना, ये सारे रास्ते कोई ना कोई तो पूरे देश में 10 लाख 15 लाख लोग जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, ये इन सारी चीज़ों की अलग अलग लेवल के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहना चाहते हैं, और यहाँ पर मेरी जो समझ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ऑल टुगेदर अलग हो सकता है और सही भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि आप जो भी करें वो आर्टिस्टिक तरीके से करने की कोशिश कीजिए, मैकेनिकली नहीं, सिर्फ करने के लिए नहीं कीजिए उसको। अगर आप लेट्स से पढ़ाई कर रहे हैं तो दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट कैसे किताब पढ़ेगा, दुनिया का बेस्ट स्टूडेंट जो है वो कैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी महारत हासिल करेगा, ये सोचिए और वो कीजिए। जो जो आप बेस्ट कर सकते हैं, जो भी, अगर आप वॉकिंग के लिए जाइए तो मेक इट द बेस्ट वॉक एवर। तो ये शायद एक रास्ता है जो अलग है, लोगों से अलग है, भीड़ से अलग है। सोचिएगा इसके बारे में। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। टू नो मोर अबाउट इट, डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेट मी टेल यू कि ये भारत की बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा डिजाइन किया गया है और प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर करता है ये स्मार्ट कोर्स। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। और अगर आपने ये दोनों चीज़ कर ली हैं तो क्या मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कैन यू प्लीज़ आस्क 3 more people टू सब्सक्राइब स्टडी आईक्यू। डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही डाइवर्स न्यूज़पेपर्स में से, बहुत ही अलग अलग न्यूज़पेपर्स में से अलग अलग टॉपिक्स में लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया ईयू समिट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये दोनों। एक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। हर साल मेंस एग्जामिनेशन में आपको एक प्रश्न इसके ऊपर पूछा जाता है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आपके सिलेबस का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स और ख़ास करके कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में बात करेंगे। और बुक ए साइकिल, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो एक बदलाव हमारी सोसाइटी में, कंज्यूमर का जो बदलाव है, उस बदलाव से क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ 15th इंडिया ईयू समिट जो कल होने वाली है। कल यानी कि 13 जुलाई वाला जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कशन की थी, आपको पता होगा, याद ही होगा। मैंने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, इसके बारे में बात की थी। वियतनाम ने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले ही यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। ये ईयू का लोगो है और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने ये जो ब्लू वाले कंट्रीज़ हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं, ये बेसिकली ये पूरा जो एक मैप है, ये यूरोप का मैप है और इसमें ये ब्लू वाले जो भी देश आप नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे देश जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। आज यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज़ हैं। ये वाला जो देश है ऑरेंज, दिस इज़ यूके, जो इसमें से निकल गया। इसको कहा जाता था ब्रेग्जिट, आपको पता ही है। अब नेगोशिएशन चल रहे हैं, एनीवे हम उन सारी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। ईयू के बारे में मैं बता दूं कि ये दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है। राइट, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक। आप देखिए यूरोप के ये सारे देश जो हैं
ये सारे देश बहुत ही अमीर देश हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोप में कोई गरीब देश नहीं है, उनमें भी कुछ ऐसे देश हैं जिनकी सिचुएशन काफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन कंपेयर टू दूसरे यूरोपियन कंट्री उनकी सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सारे दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो नेचुरली ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाता है। इसके साथ ये एक पूरा ब्लॉक ऐसा है कि 100 से भी ज़्यादा देशों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेस्टिनेशन है तो वो ये ब्लॉक है। बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा देश के लिए बड़ा ट्रेड पार्टनर अगर कोई है तो वो है यूरोपियन यूनियन। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आप समझ सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये बताया है कि भारत फिर से ट्रेड टॉक्स यूरोपियन यूनियन के साथ, ईयू के साथ करना चाहता है। स्टार्टिंग हम करेंगे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से और धीरे धीरे करके हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट मी टेल यू कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। फ्री ट्रेड में ऐसा नहीं है कि हम फ्री में उनको चीज़ें देंगे और उनसे हम फ्री में चीज़ें लेंगे। नो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ये नहीं लगाई जाएगी। कि फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन से अगर कोई सामान यहाँ पर आया हमारे देश में तो उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से भारत से जो सामान यूरोपियन यूनियन जाएगा तो वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी हमारे सामान के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। रफली स्पीकिंग 80% जितना ऐसा सामान होता है जिसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती ऑन एन एवरेज। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को FTA के बारे में ना पता हो, अगर आपको पता है तो भी ये एग्जाम्पल आपको एक लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, एक समझ में आएगा। ऐसा एग्जाम्पल है जैसे गुजरात से अगर कोई चीज़ आपको महाराष्ट्र भेजनी है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर कोई महाराष्ट्र कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा। सेम वे महाराष्ट्र से अगर आप गुजरात को कोई चीज़ भेजेंगे तो इसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं होगी। इन द सेम वे दो ऐसे देश या फिर दो पार्टीज़, यहाँ पर एक पार्टी इंडिया है, दूसरी पार्टी यूरोपियन यूनियन है, तो उनके बीच में भी ऐसी ही सिचुएशन हो जाएगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेगोशिएशंस जो हैं दोनों देशों के बीच में वो 2013 को सस्पेंड कर दिए गए दोनों देशों के। मीन्स जब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोनों देश, राइट, तो रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक और भारत हमारा देश जो है वो एज ए कंट्री। तो अगर मैं कहूँ दो देश तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों देश जो हैं, ये दोनों पार्टीज जो हैं, तो इनके बीच में बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के ऊपर जो नेगोशिएशंस चल रहे थे वो कैंसिल इसलिए हो गए, सस्पेंड इसलिए हो गए क्योंकि यूरोप का कहना था कि भारत कार्स के ऊपर, यूरोपियन कार्स के नाम आप जानते ही हैं, बहुत ही फेमस है हमारे देश में, BM, देन यू हैव दिस Audi, VW एक्सेट्रा। तो ये सारी कार्स जो हैं वो यहाँ पर जब आती मीन्स बेची जाती हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ लगाई जाती है। पर्टिकुलरली ये CBUs के ऊपर, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स जिसको कहते हैं, कि पूरी कार जो है वो यूरोप की फैक्ट्री में बनकर शिप के माध्यम से हमारे देश में बेची जाती है। तो ऐसे CBUs जो हैं उसके ऊपर ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। वहाँ पर वो कार आपको 20 लाख रुपए मिलेगी, भारत में वो 40-45 लाख रुपीज़ में आपको मिलेगी। फिर वाइन, फ्रांस और इटालियन वाइन्स काफ़ी फेमस हैं, फ्रेंच वाइन भी काफ़ी फेमस है, दूसरे बेल्जियम और इन देशों की भी वाइन होती होगी। तो ये सारे वाइन के जो वाइन और ये सारी जो फॉर एग्जांपल विस्की एक्सेट्रा, ये जो स्कॉटलैंड से स्कॉटिश विस्की एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उनके लिए एक बहुत बड़ा मीन्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। मीन्स अरबों रुपए कमाते हैं इससे, वो दुनिया के अलग अलग देशों में बेचते हैं। तो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ थी और डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस और बहुत सारे ऐसे इश्यूज यूरोप को भारत के साथ लग रहे थे। तो उन्होंने बताया, मीन्स ये उनके प्रॉब्लम्स थे। अब भारत का जो प्रॉब्लम था वो ये था, भारत ने कहा कि भारत भले ही गुड्स में इतना आगे ना हो लेकिन सर्विसेज में हम बहुत ही आगे हैं। और भारत ने यह भी बताया कि आप हमारे लोगों को, भारत के प्रोफेशनल्स जो हैं, अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो आपको हमारे लोगों को वहाँ पर फ्रीली इन द सेंस कि वो इटाली में, जर्मनी में, फ्रांस एक्सेट्रा, पोलैंड, जो भी देश हैं, तो उन सारे देशों में उस टाइम पर UK भी था, आयरलैंड था, ये स्वीडन एक्सेट्रा देश थे।
तो हम आपके देश में आएँ और हम यूरोपियन यूनियन में आ सकें, हमारे लोग आ सकें और वहाँ पर काम कर सकें, ईज़िली उनको वीज़ा मिल जाए, तो ऐसी फैसिलिटी आप ऐड कर दीजिए। तो इसको लेकर यूरोपियन यूनियन तैयार नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को लेकर फिर डिस्कशन जो है वो बंद हो गई। फिर 2016 में भारत ने यह तय किया कि 22 जितने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जो हमारे बायलैटरल द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट जो ऐसे करार थे, ट्रीटीज़ थी, तो इसको भारत ने कैंसिल कर दिया। तो ये जब कैंसिल हुआ तब बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज़ ने ये सोचा कि भारत में इन्वेस्ट जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, हमारे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे कोई सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसको लेकर फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट आना जो है वो धीरे धीरे बंद हो गया। अब लास्ट ईयर की बात करें तो भारत ने ये डिसीजन लिया है कि हम RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसको जॉइंट नहीं करेंगे। इसके पीछे मेन रीज़न है चाइना, राइट। तो RCEP एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, तो इसको हम जॉइंट नहीं करने वाले हैं। इसमें टोटल 15 देश हैं, आसियान के 10 देश, और पहले 6 कंट्रीज़ जॉइंट होने वाले थे, लेकिन अब 5 कंट्रीज़ जॉइंट होंगे, मीन्स हो गए हैं, और भारत इसमें से निकल गया, तो ये हो गए 15 देश। ओके, तो आपके लिए एक प्रश्न है कि RCEP के आसियान देशों को एक साइड रख दीजिए, लेकिन बाकी के जो 5 देश हैं उनके नाम क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक तो चाइना है, तो बाकी के 4 देशों के नाम आपको प्रोवाइड करने हैं। तो RCEP को ज्वाइन नहीं किया, तो अब जैसे मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की थी कि लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक है, तो भारत अगर ऐसे बड़े ट्रेड ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा तो ग्लोबल सप्लाई चेन का हम पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए इस EU के साथ एक FTA होना जो है वो भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद फ्यूचर में भारत USA के साथ भी एक FTA करे, लेकिन मिस्टर ट्रंप जो हैं उनका एक काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो उसको लेकर अभी भारत इतना ज़्यादा मीन्स इंक्लाइंड नहीं है, तैयार नहीं है। लेकिन यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में डेफिनेटली ये हो सकता है। UK के साथ अब हमें एक अलग से FTA करना होगा, लेकिन ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अब EU और UK और ये सारे देशों को भी धीरे धीरे चाइना का जो एक प्रेडेटरी ट्रेड करने का तरीका है, एक इन्वेस्टमेंट की उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो एक कर्ज का जो एक चक्कर है उसमें देश फंस जाते हैं, तो इसको लेकर यूरोपियन यूनियन थोड़ा चिंतित है। तो यही राइट मौका है, ये एक राइट एनवायरनमेंट है जिसका फ़ायदा भारत को उठाना चाहिए। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है लिटिल इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ वी फिक्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स कैसे तय किए जाते हैं, ये अपने आप में एक रहस्य है, ये एक अपने आप में एक मिस्ट्री है। पब्लिक डोमेन की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है एज पर दिस आर्टिकल कि 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें खास करके सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा चंक है, फिर विंड एनर्जी, तो ये टारगेट हमने 175 गीगावाट बाय 2022 जो 2015 में फिक्स किया था, तो ये कैसे फिक्स किया था, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। नो वन नोज हाउ वी अराइव्ड एट द अबव गिवन फिगर्स। शायद ये हमारा मीन्स ऑफ कोर्स जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये पेरिस एग्रीमेंट का एक पार्ट है। इसमें यह है कि हर एक देश जो है डेमोक्रेटिकली खुद तय कर सकता है कि वो कितना अचीव करना चाहता है, उनके टारगेट क्या है, और उसके बाद उनको ये टारगेट अचीव करने में जो भी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। ऐसा INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में तय किया गया था। तो गवर्नमेंट ने ये एक बड़ा आंकड़ा हमारे सामने रख दिया। अब सरकार इस बात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि 2022 तक ये टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। 2015 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 5 साल। 5 सालों में हम कहाँ पर हैं? 87 गीगावाट पर हैं। 87 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। ओके, ये इजी है। जो MB और GB में जिस प्रकार से उसमें 1024 है, लेकिन समझने के लिए 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB, इसी प्रकार से 1000 मेगावाट इज इक्वल टू 1 गीगावाट। तो आज हम 2020 में 87 गीगावाट पर हैं, और 2 सालों में 175 तक पहुंचना जो है ये बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि 135 तक हम पहुंचेंगे 2024 तक। अब कोविड-19 और इसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन
80% से भी ज़्यादा जो इसके साथ जुड़ी हुई, खास करके सोलार पैनल्स और विंड फार्म के साथ भी जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट्स हैं, सोलार की बात करें तो 80% प्लस चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली चाइना से हम मंगवाते हैं। तो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं है और चाइना के प्रोडक्ट्स को हम बॉयकॉट करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये टारगेट कैसे अचीव करेंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। दूसरी चीज़ है कि आप इस प्रकार के जो रीन्यूएबल कैपेसिटी के टारगेट्स हैं वो आइसोलेशन में ऐसे अकेले कमरे में बैठकर नहीं बना सकते। आपको दूसरी मीन्स सिर्फ आप ज़्यादा बड़े से बड़े सोलार पार्क्स बनाते जाएंगे तो क्या सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे? नो। आज ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल इसमें बताया है। पहली चीज़ ये है कि सोलार और विंड, आपको पता है कि बारिश के मौसम में यू वॉन्ट बी मेकिंग दैट मच ऑफ एनर्जी। बादल छाए हुए हैं तो ऐसे टाइम पर आपके सोलार पैनल्स जो हैं वो मैक्सिमम एनर्जी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए और विंड के लिए भी एज यू नो ये बहुत ही इरेटिक है, आपको पता नहीं कब ज़्यादा विंड होगी कब कम होगी, तो गैस और हाइड्रो बैकअप हमारे पास होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हमारे पास एडिक्वेट ट्रांसमिशन लिंक्स हैं? आप पावर जनरेट एक जगह पर करेंगे लेकिन क्या ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में शायद कोई नहीं सोचता है, लेकिन ये आर्टिकल एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये कि सोलार प्लांट को स्टार्ट करने में 6 महीने लग सकते हैं लेकिन ट्रांसमिशन लाइन को स्टार्ट करने में 24 मंथ्स यानी कि 2 साल लग सकते हैं। तो यहाँ पर गैप देखिए, तो ये गैप में एक प्रकार का सिंक आए, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और हमने क्या किया है, भारत ने पहले टारगेट सेट कर दिया और उसके बाद अब सोच रहे हैं कि ये टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे। और ये 175 गीगावाट को अचीव करने के अभी इश्यूज़ हैं या फिर वो लग रहा है कि ये अचीवेबल नहीं है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने एक दूसरा टारगेट बना दिया है 2030 तक 450 गीगावाट। देखिए, अगर भारत ये कर सकता है तो हैट्स ऑफ, राइट। हम अगर ये कर सकते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई गलत मीन्स है ही नहीं। कल हम बात कर रहे थे कि 750 गीगावाट का एक पावर प्लांट, सॉरी नॉट पावर प्लांट, सोलार पावर प्लांट या फिर प्रोजेक्ट रेवा में जो लॉन्च किया, तो सिर्फ 750 मेगावाट वाला एक प्रोजेक्ट जो है वो पता है आपको कितना कार्बन सेव करेगा? एक साल में 1.5 मिलियन टन। तो इतना कार्बन हम सेव कर सकते हैं। तो जितने ऐसे हो पाए, मैं तो कहूँ अगर 2030 तक अगर हम 1000 गीगावाट पैदा कर सकते हैं और ये 1000 गीगावाट ट्रांसमिट कर सकते हैं, देन दैट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन वी हैव टू बी रियलिस्टिक एज वेल, यू नो। तो सिर्फ बड़े टारगेट से कुछ नहीं होता है, उसको अचीव करने के लिए जो सिस्टम है वो भी हमारे पास होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज। एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। सीबीएसई ने अभी ये डिसीजन लिया है कि कुछ चैप्टर्स डिलीट किए जाएंगे। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन हो चुका है, स्कूल्स और कॉलेजेस की क्या सिचुएशन है यू नो इट वेरी वेल। तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के टेक्स्ट बुक्स जो हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म, ये सारे चैप्टर्स को डिलीट किया जाएगा, ये सारे चैप्टर्स को हटाया जाएगा। क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं? ऑफ कोर्स हैं, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। डाइवर्सिटी, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म, शायद ये चीज़ मुझे लग रहा है कि आज हम ऐसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनने के बाद पैसे कमाएंगे, इंजीनियर बनने के बाद पैसे कमाएंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बहुत फेमस है इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग जाना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं, राइट। लेकिन रिसर्च में भी आप देखिएगा, यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है, रिसर्च के पैसे उन सारे सब्जेक्ट्स को मिलते हैं जिन सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी को और इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है। लेकिन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट्स के ऊपर इतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाते क्योंकि इनकी वैल्यू ही नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल दूं आपको, आप एक कोर्ट देखिएगा और कलेक्टर की ऑफिस देखिएगा, राइट। आप पुलिस स्टेशन देखिए और कलेक्टर की ऑफिस देखिए आपके ही शहर में, क्योंकि रेवेन्यू है, इनकमिंग मनी जो है वो आपको कलेक्टर की ऑफिस में, मीन्स यू नो रेवेन्यू सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए कलेक्टर की ऑफिस आपको फर्स्ट क्लास दिखेगी। लेकिन द सेम वे अगर आप पुलिस स्टेशंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि
वो इतनी हाई टेक, और कोर्ट्स देख लीजिए वो भी इतनी हाई टेक नहीं, क्योंकि एक लंबे मीन्स ब्रिटिश के टाइम से ये चला आ रहा है कि जिस चीज़ से पैसे मिल रहे हैं उसको वो ज़्यादा फोकस करें, राइट। जो सर्विसेज का पार्ट है, जो समाज कल्याण के लिए है, तो वो सारी ऑफिस मीन्स ये एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है मेरा, आप देखिएगा इसको, मीन्स ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं जो बताऊँ वो ना सोचें आप, मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें कि यहाँ पर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो डिस्कशन सही है, गलत है, आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना चाहिए। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप है। आपने कई सारे लोगों को सुना होगा कि आईएएस के इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि, मैं तो एक बहुत ही कॉमेडी में एक इंसिडेंट सुना है, ये गलत इन द सेंस कि ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा कि ग्लास नीचे आप फेंकोगे ये कांच का तो कितने टुकड़े होंगे, तो फिर वो आईएएस कैंडिडेट जो हैं इंटरव्यू के, वो ग्लास को ऐसे उठाकर तोड़ डालते हैं और कहते हैं सर इतने टुकड़े होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि आप पास हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ ऑब्सेशन विथ इंफॉर्मेशन। ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी के पास होना जो है उसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉलेजेबल हैं। नॉलेज जो है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू नो। एक इंफॉर्मेशन डेटा है, उस डेटा को आप कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ योर नॉलेज। और उस नॉलेज के साथ अगर आप आपके एक्सपीरियंस को ऐड कर दें तो आपकी वो बुद्धिमत्ता यानी कि विजडम बन जाता है, यू नो। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, स्टेज 1, 2 और 3। कई लोग इन्फॉर्मेशन को ही सारी चीज़ें मानते हैं और इन्फॉर्मेशन से ही मीन्स ऐसा मानते हैं इन्फॉर्मेशन इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। नो, उससे ऊपर भी नॉलेज है, और नॉलेज से ऊपर है आपका एक्सपीरियंस। नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस यानी कि आपका विजडम, जो समय के साथ हमको मिलता रहता है। बच्चों के स्कूल बैग्स काफ़ी हैवी जो हो चुके हैं, ये हम सब जानते हैं, यू नो। गांधी जी, भगत सिंह जी, फिर सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नाम मैं शायद भूल भी चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम जो हैं, बहुत सारे। और सिर्फ ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स के साथ जुड़े, रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जीसस क्राइस्ट, आप बात कर सकते हैं श्री कृष्ण के बारे में, बुद्धा के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन सारे लोगों को हमने क्या बना दिया है, हमारी सिस्टम ने क्या बना दिया है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन। सोचने वाली बात है ना कि गांधी जी 2 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, ये उनकी वैल्यू हो चुकी हैं, और सारी चीज़ें सक्सेस के साथ ही जुड़ी हुई है। ट्रस्ट में, अगर आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं हुए, देन यू आर द मोस्ट अनलकी, यू नो। कि फेलियर जो है वो जो आपको सिखाएगा, वो सक्सेस भी आपको नहीं सिखा पाएगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री विथ इट, लेकिन जब भी आप फेल होंगे और फेल में से अगर आप बाहर निकल पाए, बाउंस बैक हो पाए, तब आपको आपकी शक्ति के बारे में पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हैं। जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा पावरफुल हैं। आज के बच्चों के ऊपर अनबेरेबल प्रेशर डाला जाता है। एक और प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है, एनसीईआरटीज, राइट। सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटीज कैसे पढ़ी जाए। ये एक ऐसी चीज़ है, एनसीईआरटीज हो या फिर जो भी कोई अलग अलग स्टेट की बोर्ड की बुक्स आप पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी ये बुक्स पढ़ ली हैं और फिर भी आपको ये पढ़नी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यही है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें सिर्फ हमने मीन्स हम फेल हुए हैं, इज़न्ट इट। और इसमें मैं हमारा कसूर नहीं मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम की जो सिस्टम और टीचर्स और जो भी लीडर्स थे उस टाइम पर, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे, जो एजुकेशन के सिलेबस को पॉलिटिक्स की वजह से डिज़ाइन करते हैं, आज भी ये हैं। कुछ चैप्टर्स को हटा देना, कुछ चैप्टर्स को ऐड कर देना, ये क्या चल रहा है हमारे देश में। कोई लेफ़्ट की सरकार आती है तो लेफ़्ट वाले विचार, कोई राइट की सरकार आती है तो राइट वाले विचार। इस प्रकार से क्या एजुकेशन चलेगा। लोगों को, बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए कि वो जो करना चाहें वो करें। उनके अंदर ये हिम्मत तो आए कि वो बड़ा सपना देख सकें, कुछ बड़ा कर सकें। बड़ा छोटा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता। आपको जो पसंद है वो आपके लिए सबसे बड़ा है। अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो फिर आईएएस कितना भी बड़ा ऑफिसर, सेक्रेटरी आ जाए देश का, राइट, तो आपके लिए वो कुछ नहीं, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ जो है वो आर्ट है। और हम कंपेयर ही क्यों करें, एक आईएएस महान है और एक बैंक ऑफिसर महान नहीं है, मीन्स ये क्या सारी चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पैदा हुई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एजुकेशन। और कहते हैं कि
जो मैकॉले थे, राइट, जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए हमारे देश के, दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन. आप किसी देश को पॉलिटिकली कंट्रोल कर लीजिए, आप किसी देश को इकोनॉमी कंट्रोल कर लीजिए, एजुकेशन को कंट्रोल जब आपने कर लिया, दैट्स इट. आपने आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स को कंट्रोल कर लिया. तो ये राइट वाली सरकार, लेफ्ट वाली सरकार, जो भी ऐसी कोई भी सरकार, इट डजेंट मैटर, राइट. व्हाट वी नीड इज़ प्योर रियल एजुकेशन, जो हम कहते हैं प्योर गोल्ड, राइट. और गोल्ड के आगे अब प्योर लगाना पड़ता है, लव के आगे ट्रू लगाना पड़ता है. तो इस प्रकार से वी नीड ट्रू एजुकेशन या फिर प्योर एजुकेशन. दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. ये जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आई डोंट थिंक सो कुछ चेंज होगा. और क्लासरूम में सीसीटीवी कैमराज आ चुके हैं, टीचर्स के ऊपर नज़र रखी जाती हैं, बच्चों के ऊपर एक नज़र रखी जाती हैं. ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, राइट. और एजुकेशन सिस्टम में भी एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, MBA हो या फिर जो भी ऐसे कोर्सेस हैं, तो उसमें लोगों को ट्रेन इस चीज़ के लिए किया जाता है कि आप ये पढ़ाई के बाद एक फैक्ट्री में काम करेंगे. यू नो, जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो शुरुआत हुई, तो उस टाइम पर जो आपको एक लोगों को, पहले लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, तो उस टाइम से खेती बाड़ी में से बाहर निकाल कर आपको उनको सिटी एरिया में लाना था, ताकि क्योंकि प्रोडक्शन करना था. तो आज यही है कि लोगों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है कि आप जॉब टेकर्स बनिए, आप जॉब्स जो हैं उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, रादर देन जॉब्स गिवर्स. आई एम नॉट सेइंग जॉब करना गलत बात नहीं है, जॉब गिवर बनना भी कोई ऐसी महान बात नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको एक मशीन की तरह यूज़ किया जाता है लोगों को, कि एक मशीन बन जाइए आप, कुछ मत सोचे समझे, आपके लिए कुछ नहीं है, आपको सैलरी मिल रही है, चुपचाप काम कीजिए अपना, राइट. एक जगह से दूसरी जगह पर जंप लगाते रहिए, आपको सैलरी मिलती जाएगी, और ये लाइफ हो चुकी है. सोचिएगा इन सारी चीज़ों के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं. शायद आप एग्री करें ना करें, बट दिस इज़ माई thoughts, and these are the things that I believe. The club of virus deniers, बहुत सारे ऐसे, देखिए ये सिस्टम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी. जेर बोल्सोनारो, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, स्टार्टिंग में बता रहे थे कि ऐसी कुछ चीज़, ये एक छोटा सा फ्लू है, कोरोना वायरस, कुछ नहीं होगा. एंड यू नो, बहुत सारे ऐसे उन्होंने मीन्स मास्क नहीं पहनेंगे. फिर वहाँ की जुडिशियरी ने जब ऑर्डर किया तब उन्होंने मास्क पहना, और आज उनकी वजह से 18,60,600 लोग ब्राज़ील के अफेक्टेड हैं, 72,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. बोरिस जॉनसन स्टार्टिंग में कहते थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहते थे कि मैं तो हैंडशेक करूंगा, खुद को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा. मिस्टर ट्रंप स्टार्टिंग में मानने के लिए तैयार नहीं थे, आज वो चाइना के ऊपर अपना इल्ज़ाम डाल रहे हैं. बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्सेंडर लुकाशेंको, वो कहते हैं कि आप वोडका पिए और खेती बाड़ी करिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप हील हो जाएंगे. कई जीसस का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेकर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, आपको ऊपर वाला जो है वो बचा लेगा. ऊपर वाले ने आपको बचाया ही है, आपको दिमाग दिया है कि आप सोचें, राइट. फिर दिमाग का इस्तेमाल ना करना और ऊपर वाले के ऊपर ब्लेम डाल देना, दैट इज़ नॉट राइट. तुर्कमेनिस्तान के भी जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है उस शब्द को ही मत बोलिए आप. तो ये ऐसे पॉलिटिशियंस, दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे लोग जो हैं, ऐसे विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं. आप सोचिए, ये एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल, आप देखिए इररिस्पॉन्सिबल उनका एक बिहेवियर है, और उसकी वजह से उनके सिटीजन्स जो हैं वो फंस चुके हैं. बुक ए साइकिल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है पायोनियर का. कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया कोविड-19 की वजह से. बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अब ऐप्स और ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक अच्छी बात है फॉर टाइम बिंग, कोविड-19 तक. और फ्यूचर के लिए भी अच्छी बात है, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी और ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपका जीवन जो है वो थोड़ा और आसान हो जाएगा, और आप वो समय जो हैं वो आपके जीवन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब माइक्रो मोबिलिटी सर्विसेज, यूलू और स्मार्ट बाइक्स जैसी जो कंपनीज़ हैं, जो मेट्रो एरिया में, रेलवे स्टेशंस के बाहर आपको ये साइकिल्स और ये ई साइकिल्स प्रोवाइड करती थी, अब इन्होंने ये नॉन फंक्शनल जोन्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेट्रोज़ और सारी सर्विसेज बंद हैं, तो उन्होंने अब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में ये साइकिल्स और ये सारी चीज़ें लगा दी हैं. और ई व्हीकल्स जो हैं
ये काफ़ी रिलायबल, सेफ, चीप और पर्सनल मोड ऑफ ट्रैवल के लिए काफ़ी लोग रिक्शों में, सिटी बसेस में, टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए तैयार नहीं है, कोविड-19 के इन्फेक्शन का डर है। तो ये एक इंडिपेंडेंट उनको एक व्हीकल मिल जाएगा, आराम से वो ट्रैवल कर पाएंगे। इसी के साथ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। डॉक्टर आपको कहें कि आपको साइकिल चलानी चाहिए, उससे पहले अगर आप साइकिल चलाएं तो दैट इज़ वेरी गुड। इसके साथ क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि शायद डॉक्टर आपको कहें कि आपको साइकिल चलानी चाहिए। दूसरी चीज़, फॉसिल फ्यूल फ्री फ्यूचर भी, ग्रीन माइल्स क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में कुछ 40 माइल्स लंबा साइकिल लेन बनाया है, टोटल 40 माइल्स जितना, यानी कि ये बहुत बड़ा होता है। इटाली में 22 माइल्स हैं। एम्स्टरडेम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, शायद दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है एम्स्टरडेम जैसा जहाँ पर लोगों से ज़्यादा साइकिल आपको देखने को मिलती है। और साइकिलिंग जो है वो एवरीडे ट्रांसपोर्ट के लिए ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जो गेयर वाली साइकिल्स हैं, अगर आप कभी उसको चलाएं तो 20 किलोमीटर्स 15 किलोमीटर्स उसमें ट्रैवल करना, इट्स नॉट अ बिग थिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़े दिनों में यूज टू हो जाएंगे। और हो सकता है कि आप ऑफिस के लिए जाएं, बैग्स जो हैं वो लेकर जाएं और वहाँ पर जाकर शावर लें, और शावर करने के बाद फ्रेश होकर डायरेक्टली आप बैठ सकते हैं आपके टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर, और काम कर सकते हैं। या फिर ऐसे सिस्टम बहुत सारे देशों में हैं कि लोग जो हैं वो डायरेक्टली काम की जगह जो है वहाँ पर शावर की फैसिलिटी होती है, क्योंकि वो साइकिलिंग के बाद शावर करके फिर काम कर सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है, और एक्सीडेंट्स भी बहुत कम हो जाएंगे। अगर ज़्यादा साइकिल्स रोड के ऊपर होगी तो एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी का ये एस्टिमेशन है कि मेजर सिटीज़ में, दुनिया के अलग अलग मेजर सिटीज़ में साइकिल का इस्तेमाल जो है वो 50 से 60% जो है ज़्यादा हो चुका है। और हम कुछ कार फ्री डेज़ रख सकते हैं, साइकिल टू वर्क प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली हमें सोचना चाहिए, देश को और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये बोरिस जॉनसन जो हैं, उनके बारे में मैं बता सकता हूँ आपको। व्हेन ही वाज, वो एक समय था जब लंदन के मेयर थे, तो उस टाइम पर वो साइकिल लेकर जाते थे। तो हमारे देश के लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन यूके का कल्चर है, वहाँ पर साइकिल चलाना जो अमीरी गरीबी की बात नहीं है, वो उनकी एक चॉइस है, फ्रीडम है कि वो अगर साइकिल लेकर जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। तो ऐसा था। पीएम मोदी और सुंदर पिचाई के बीच में एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्कशन हुई, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन की है। मोस्ट इंटरेस्टिंग खबर जो आ रही है वो ये है कि अब गूगल ने यह तय किया है कि वो 75,000 करोड़ रुपीस भारत में इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया डिजिटाइजेशन फंड गूगल ने तैयार किया है, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। बाकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो वो पढ़ लीजिएगा। इंडिया और मालदीव्स के रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया ने 61 आइलैंड के लिए मालदीव्स को $8 मिलियन की कैश ग्रांट दी है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया और चाइना के बीच में कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत होगी। टेरर अटैक की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में 2 टेररिस्ट को हंट डाउन किया गया है। केरला स्मगलिंग केस जो है उसकी सबसे ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि गोल्ड का इस्तेमाल जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए नहीं, लेकिन टेरर एक्टिविटीज़ के लिए किया जा रहा था। और बेंगलुरु बेस्ड एक VNIR बायोटेक्नोलॉजीज़ स्पिन ऑफ बाय जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने लॉन्च किया है इंडिजीनियस फ्लोरोसेंस प्रोब्स एंड polymerase chain reaction PCR mix for RT-PCR detection of COVID-19. And that's everything in today's discussion. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.